So hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. Today we are going to start our class 9 chapter number 5 that is exploring mixture and their separation. ठीक है, वैसे हम स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इससे पहले के टॉपिक हम उस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम उसके बाद की टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में अपना इसी टॉपिक पे छोड़ा था, एक्टिविटी नंबर 5.2, है ना, दैट इज लेट अस रिप्रेजेंट द सॉलिबिलिटी ग्राफिकली। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉलिबिलिटी को हम ग्राफ पे किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए देखते हैं, कंसीडर द वाटर एज अ सॉल्वेंट, है ना। यहाँ क्या किया गया है, वाटर को एज अ सॉल्वेंट कंसीडर किया गया है और फिर कोई कंपाउंड लिया है ए और बी, है ना, जिसको सॉल्यूट कंसीडर किया है। तो ईच सब्सटेंस हैज अ डिफरेंट सॉलिबिलिटी। ये कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों की सॉलिबिलिटी जो है ये बिल्कुल अलग होने वाली है, डिफरेंट है ना। तो ग्राफ जो है, अ ग्राफ ऑफ सॉलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी कर्व ग्राफ, है ना। तो ग्राफ ऑफ सॉलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, है ना, जहां पर एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, एक्स एक्सिस हमारी यही होती है, इट्स एक्स एक्सिस, और यहाँ इन्होंने क्या बोला है, टेम्परेचर लेने के लिए कहा है, ठीक है। और बात करें इसकी तो ये वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका सॉलिबिलिटी, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका सॉलिबिलिटी। तो ये जो ग्राफ बन के आने वाला है इसको हम किस नाम से जानेंगे, सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जानेंगे। इसको हम किस नाम से जानेंगे, सॉल्युबिलिटी कर्व के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एक्स एक्सिस शो द टेम्परेचर in degree Celsius, whereas y-axis indicates the solubility of a solute in a gram per 100 gram of water, है ना। 100 ग्राम पानी में कितना सॉल्यूट आपका ऐड हो रहा है, आप उस रेशियो को लेके मतलब कितनी सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट ऐड होगा और जितना वो घुलेगा उतनी सॉलिबिलिटी होगी, है ना। तो उसके ऊपर ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव ग्राफ, प्रिडिक्ट, ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे, विच ऑफ द two compounds A and B will dissolve more, है ना, in the given amount of water at the given temperature, है ना। तो देखते हैं अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो है वो ज्यादा तेजी से डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हम इस ग्राफ को, ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस ग्राफ में अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए पहले तो हम कलर दूसरा ले लेते हैं पेन का। तो एक है हमारा ये जो ग्राफ है, ये कंपाउंड ए का ग्राफ है ना, और ये क्या है, कंपाउंड बी का ग्राफ है ना। और देखिए यहाँ दिख रही है आपकी क्या, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पर ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या है, टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो कर्व बन के आ रहा है इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व के नाम से, है ना। ये जो दोनों आ रहा है, ये जो दोनों कर्व बन के आए इसे हम किस नाम से जानेंगे, सॉलिबिलिटी कर्व के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सॉलिबिलिटी क्या है, वो इस साइड बढ़ रही है ऑन वाई एक्सिस। अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पे सॉलिबिलिटी बढ़ रही है ना। तो सॉलिबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है सॉल्युबल होना, है ना। और देखिए कंपाउंड ए यहाँ से, तो अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी जो है वो कंपाउंड बी की जाता है। इसीलिए हम कंपाउंड बी जो है कह सकते हैं कि कंपाउंड बी जो है वो ज्यादा सॉल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड ए, है ना। आप हर टेम्परेचर पे देखिए, एट 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें तो ये अप्रोक्स 25 इधर 50 के अराउंड ही पहुंचेगा, लमसम 35 टू 40 के अराउंड पहुंचेगा। लेकिन अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबिलिटी आपकी कितनी जाने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 287, है ना। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी देखिए, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे भी सॉल्युबिलिटी जो है वो कितना डिफरेंस है इसमें, है ना। तो इसीलिए इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंपाउंड ए, ठीक है। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमो मीन्स सेम, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, होमो मीन्स व्हाट, सेम, है ना। तो ऐसे मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम क्या हो, सेम हो, ऐसे मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम कैसी हो, सेम हो, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो पार्टिकल है जैसे ही हमने उसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व आफ्टर डिसोल्यूशन मुझे एक सिंगल पार्टिकल उसका ना दिखाई दे, है ना, एक सिंगल पार्टिकल ना दिखे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक अब इसमें क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, यानी क्रिस्टल की फॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट इज मेड
दैट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, है ना। क्रिस्टल एक सॉलिड है जो किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है ना, एंड अरेंज इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, और कैसा है, एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज होते हैं इसके पार्टिकल, ठीक है। तो बात करें, यू माइट हैव ऑब्जर्व मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल इन योर एवरीडे लाइफ, है ना, सच एज रॉक सॉल्ट, आपने देखा होगा घर पे जो नमक के इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, स्टोन टाइप के रहते हैं, पत्थर के तरीके से रहते हैं, तो वो क्या है, वो भी क्रिस्टल है। वो किसके क्रिस्टल है, वो सॉल्ट के क्रिस्टल है ना। शुगर तो देखा ही है, शुगर तो सबके घर में है, तो शुगर के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे, है ना। तो वो क्या है, वो भी तो क्रिस्टल है। तो वो एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करता है ना। तो दैट ग्रो वाइल मेकिंग कैंडी शुगर, है ना, विच इज मिश्री। मिश्री भी आप जानते हैं, मिश्री भी आपने देखी, तो वो भी क्या है, वो भी क्रिस्टल है ना। स्नोफ्लेक्स आर ऑल्सो क्रिस्टल, है ना। स्नोफ्लेक्स जो होती हैं वो भी क्रिस्टल है। व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस एट इन द एयर, है ना। जब भी वाटर का वेपर होता है, वो जब फ्रीज होता है एयर में, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, स्नोफ्लेक्स की करता है, तो ये भी एक क्रिस्टल है ना। इसके अलावा लिखा है इवन फ्रॉस्ट ऑन द विंडो इज फॉर्म व्हेन द वाटर वेपर इज टर्न इनटू द आइस क्रिस्टल। जो फ्रॉस्ट होता है वो भी आपका क्रिस्टल है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, है ना। वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। किससे बनाते हैं क्रिस्टल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन क्रिस्टलाइजेशन। देखिए आगे क्या लिखा है, द मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू सॉलिड्स, कितने, दो सॉलिड्स को, इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जिसमें से एक कंपोनेंट कैसा है, स्मॉल क्वांटिटी में हो, एंड बोथ आर सॉल्युबल, ठीक है। अगर दो सॉलिड आप डिसॉल्व हो रहे होंगे एक सॉल्वेंट पे, इन अ सेम सॉल्वेंट, है ना, जिसमें से, तो ये सेपरेट करने में किसको हेल्प करता है, जब कोई एक क्वांटिटी जो है वो स्मॉल हो, है ना। तो इस तरीके के जो मेथड को सेपरेशन जो होता है वो इसमें हम पढ़ते हैं। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, है ना। सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए भी इस मेथड का यूज किया जाता है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। तो ये जो है अलग अलग टेम्परेचर पे क्या, अलग अलग टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने क्रिस्टल को, है ना। तो पढ़ते हैं हम एक्टिविटी नंबर 5.3, लेट अस प्रिपेयर, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा है पॉइंट, कलेक्ट द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, है ना। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। तो इसने बोला कि कुछ सैंपल कलेक्ट कीजिए कॉपर सल्फेट का। इफ कॉपर सल्फेट इज अनअवेलेबल, अगर नहीं है आपके पास, तो आप कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं, यानी आप NaCl को भी ले सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, नोट करना है इसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, है ना। तो इसने बोला है कि यहाँ पर नोट क्या डाला हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत है क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओनली सम सॉल्ट। कुछ सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन में हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है। तो फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट एक टॉक्सिक है ना। तो परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अंडर द एडल्ट सुपरविजन, मतलब अपने टीचर की सुपरविजन में ही इसको करें, है ना, ठीक है। और इसको मतलब अपने ऐसे खाली हाथों से ना छुए, ग्लव्स पहन के तब उसके बाद उसको टच करें, है ना। तो ये पॉइंट था। देन टेक अ 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड प्लेस इनटू द 100 ml ऑफ बीकर। 100 ml बीकर लीजिए, उसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को ऐड कर दीजिए। ये क्रिस्टल ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है। ऐड 25 ml ऑफ वाटर टू अ बीकर, है ना। 25 ml इसमें वाटर डाल दीजिए और फिर कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जेंटली फिर आपको आराम से इसको हीट करना है। हीट करेंगे जब आप इसको, तो क्या होगा, उसमें कॉन्स्टेंटली आप स्टर करिए, और स्टरिंग के साथ आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो क्रिस्टल है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प इन मेकिंग द प्योर क्रिस्टल बाय प्रिवेंटिंग द अनवांटेड रिएक्शन। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाला किस लिए गया है इसमें, ताकि कोई और रिएक्शन ना हो जाए, हमें एक प्योर क्रिस्टल फॉर्म मिल सके, है ना। तो इसमें भी फिर सेफ्टी है कि जो आप सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स लेंगे उसे आप ध्यान से ले, कोशिश कीजिए कि आपके टीचर ही उसको डाल दे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से उसको यूज करें, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हार्मफुल एसिड है
है ना, इस वजह से। तो ग्रेजुअली ऐड मोर सल्फर कॉपर सल्फेट, उसके बाद फिर और ऐसे ही डिसॉल्व करते रहिए। जैसे जैसे आपका वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा आप उसमें और कॉपर सल्फेट डालिए, कॉपर सल्फेट डाल के फिर डिसॉल्व कीजिए इस तरीके से, है ना। जब तक डिसॉल्व कीजिए जब तक वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब एक और भी पार्टिकल डाला आपने तो अब वो डिसॉल्व होना बंद कर दे, है ना। क्या होता है सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब यही तो होता है, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट और पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसी को तो सैचुरेटेड बोलते हैं। तो आप उसमें कॉपर सल्फेट जब तक ऐड करेंगे और स्टर करते रहेंगे जब तक क्या हो, जब तक वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपको दिखने ना शुरू हो जाए, मतलब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होने बंद ना हो जाए, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब कुछ पार्ट ऐसा रह गया है, कुछ इम्प्योरिटी है जो सॉल्यूट नहीं हो पाई है, मतलब जो नहीं खुल पाई है, तो आप एक बार फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर लीजिए, सो डैट कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी आपके उस क्रिस्टल फॉर्मेशन के टाइम पे ना रहे, है ना। फिर आप क्या करेंगे, क्लीन बीकर में कलेक्ट कर लेंगे उसको, है ना, कलेक्ट इट इन अ क्लीन बीकर, और उसके बाद से और कवर इट विद अ वॉच ग्लास से आप कवर करके उसको रख दीजिए। अलाउ द सोल्यूशन टू कूल डाउन विदाउट डिस्टर्बिंग इट, मतलब उसको छूइए मत, उसको आराम से ठंडा होने दीजिए, है ना। जब उसको आप ठंडा होने देंगे तो उसके बाद इट गिव्स इनफ टाइम तो पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन टू कम टुगेदर, मतलब इतना टाइम मिल जाएगा कि वो पार्टिकल पास पास आके एक फॉर्मेशन कर लेंगे लार्ज साइनी वेल शेप्ड ब्लू कलर क्रिस्टल, है ना। तो अगर आप जबरदस्ती उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे मतलब बर्फ में, तो क्रिस्टल इतने अच्छे बनेंगे नहीं, और मे बी हो सकता है ना भी बने, है ना। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसमें इस प्रोसेस में हमने किया ही क्या, यूजुअली हमने किया क्या, हमने एक बीकर लिया, बीकर में 25 ml वाटर डाला, एंड वाटर डालने के बाद हमने क्या किया, हमने उसमें पहले तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डाला एंड देन उसको डिसॉल्व किया स्टर करके, फिर थोड़ा सा उसको हीट किया, है ना। हीट करने के बाद फिर हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, देन वो आफ्टर डिसोल्यूशन फिर हम डाल रहे हैं उसमें कॉपर सल्फेट एंड देन फिर अगेन हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको, यही प्रोसेस चल रहा है ना। तो इस प्रोसेस में चलने के बाद फिर एक टाइम आएगा कि आपके जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं वो डिसॉल्व होने बंद हो जाएंगे। जैसे ही वो टाइम आए आप फिल्टर पेपर लीजिए, उससे उसको फिल्टर कर लीजिए, है ना, और फिर एक बीकर को ढक के वॉच ग्लास से ढक के और छोड़ दीजिए, है ना। जब तक वो अपने आप सेटल डाउन होगा, अपने आप कूल होगा आपका क्रिस्टल, और उसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगी, मिक्सचर जो है वो अपने आप कूल डाउन होने के बाद आपकी फॉर्मेशन होगी बहुत सुंदर से ब्लू कलर की क्रिस्टल्स की, ठीक है। तो फिल्टर द क्रिस्टल देन विथ कोल्ड वाटर, फिर फिल्टर कर लीजिए उसको, साफ पानी से धो लीजिए और फिर ड्राई कीजिए उसको, है ना। उसके बाद आपको एक बहुत सुंदर से ब्यूटीफुल से ब्लू कलर के, ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है इन क्रिस्टल्स को, यहाँ नाम भी लिखा है ब्लू विट्रॉल्स के नाम से, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्रोसेस बता रखा है किस तरीके से करना है, इसको ये बर्नल है, फिर ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है, फिर वायर गेज है, यहाँ पर वायर गेज है, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, यहाँ पर वायर गेज है, ठीक है, वायर गेज है ये। तो अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, वाटर बाथ लिया है, वाटर बाथ लिया, वाटर बाथ के ऊपर बीकर डाला हुआ है, बीकर के अंदर इन्होंने क्या किया है, इसमें वाटर लिया गया है एंड देन उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड किया गया है, ठीक है। फिर ग्लास रॉड की हेल्प से हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, उसको स्टर कर रहे हैं जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एक सेपरेट सेटअप किया है जिसमें हमने बीकर लिया, हमने फनल लिया, फनल के अंदर क्या लगाया, ये फिल्टर पेपर, ये क्या है हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर लगाया हमने, फिल्टर पेपर लगाया और फिर फिल्टर पेपर को होल्ड करते हुए विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड हमने क्या किया, इसमें अपना सॉल्यूशन पोर करना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे जब हम सॉल्यूशन पोर करेंगे तो एक क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा दिख रहा है कॉपर सल्फेट का, और जो छोटी मोटी इंप्योरिटीज होंगी वो यहाँ पर फिल्टर पेपर में इस साइड इकट्ठी हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक प्योर सब्सटेंस मिलेगा। तो जो आपका फिल्ट्रेट मिला है, जो आपने फिल्टर किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ये आपका फिल्ट्रेट है। जब ये फिल्ट्रेट आपको आप इसे वॉच ग्लास की हेल्प से ढक के छोड़ दीजिए, जैसे ही वो ठंडा होगा तो आप नीचे देख सकते हैं छोटे छोटे से क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। जो ये क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो चुके हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा, जब आपको दिख रहा है कि आपके प्रॉपर क्रिस्टल बन चुके हैं, उसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको वापस से फिल्टर करेंगे, इसको वॉश करेंगे वाटर से, कूल वाटर से, एंड देन फाइनली आपको इस तरीके के क्रिस्टल्स मिलेंगे जिसे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्रोसेस था आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, है ना, जिसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को बनाया।
बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की। लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोसेस। एक्टिविटी नंबर 4 इज लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको देखते हैं। तो देखिए सी वाटर है, सी वाटर में हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये सी वाटर के सॉल्ट को, सी वाटर को लिया और उससे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, है ना। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर वही है कि फिर से मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये बना कैसे होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस के हेल्प से, है ना। क्या हुआ होगा, इवेपोरेशन हुआ होगा। यहाँ पे इन्होंने बर्नर लगा के इसको हीट किया तो क्या हुआ, वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, है ना। एक टाइम आएगा कि इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा एंड देन उसके बाद से हम क्या देखेंगे, क्रिस्टल की फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये स्टेप है जिससे हम सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एनसीईआरटी की कटिंग है कि हैव यू विजिटेड अ प्लेस वेयर अ लार्ज क्रिस्टल डिपॉजिट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स दिख रहे हो, और वो भी नेचुरली, है ना। ऐसा नहीं कि मैनमेड, नेचुरली क्रिस्टल्स बने हो, फॉर्मेशन हो रखी हो। ठीक है, तो सच क्रिस्टल्स कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन लाइक इंक्लूडिंग माइंस, caves and even within the earth crust। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, माइंस में मिल जाएंगी, केव्स में, गुफाओं में मिल जाएंगी, है ना। स्पेशली जो ऐसी गुफाएं होती हैं जहाँ पर बर्फ है, ऐसी जगह पे ये मिलेंगी, एंड इवन अर्थ के क्रस्ट पे ये मिलेगी, है ना। इसका एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, महास्वामी केव, है ना, इन शोहरा चेरापूंजी, चेरापूंजी, ठीक है, मेघालय में ये है स्टेट चेरापूंजी, है ना। कि इसके शोहरा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिल जाएगा, मौसम केव, है ना। नोन फॉर इट्स फैसिनेटिंग नेचुरल फॉर्मेशन, है ना, क्वार्ट्स की फॉर्मेशन करता है ये। इज ऑल्सो, ये देखिए ये जो है, ये इस तरीके से केव के अंदर ये फॉर्मेशन आपको दिख रही है ना। ये किसकी, ये नेचुरल फॉर्मेशन है क्रिस्टल्स की, है ना। और ये देखा जाए तो ये इस तरीके से दिखता है। तो ये क्या है, क्वार्ट्स है। क्या है ये, क्वार्ट्स, है ना। तो क्वार्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिस्टल फाउंड इन नेचर, है ना। पहला क्या है, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स, और ये क्या है, क्वार्ट्स। तो ये क्या है, नेचुरली ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ये वो है। ठीक, सो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट वाज एन एंशिएंट प्रोसेस। ये क्या है, बहुत पुराना प्रोसेस है, यूज बाय द लोकल कम्युनिटीज, जो हमारे यहाँ की लोकल कम्युनिटीज करती थी। कैसे, इन अ कोस्टल एरिया इन इंडिया, है ना। कोस्टल एरिया पे हमारे यहाँ की जो कम्युनिटीज थी वो इस प्रोसेस को बहुत पुराने समय से करती आ रही है, मतलब हम काफी समय पहले से ही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते आ रहे हैं, है ना। तो पंगा सॉल्ट was obtained, पंगा सॉल्ट was obtained by boiling the concentrated sea brines, मतलब जो समुद्री पानी है ना, ब्राइन मतलब होता है वाटर के अंदर सॉल्ट का मिक्सचर, है ना। NaCl और वाटर को ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पंगा सॉल्ट जो है ये ब्राइन को मतलब क्या करके बॉईल करके उससे ये सॉल्ट बनाया जाता था, है ना। वाइल द इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस द कर्कश सॉल्ट, है ना। क्या है, कर्कश सॉल्ट। इवेपोरेशन प्रोसेस से जो मिलता है वो कर्कश सॉइल था, सॉल्ट था, और जो बॉइलिंग प्रोसेस से मिला है वो हमें पोंगा सॉल्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो सॉल्ट क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट साइज वर प्रोड्यूस बाय दीज मेथड, है ना। अलग अलग साइज के सॉल्ट क्रिस्टल्स इस मेथड से हम काफी पुराने समय से प्रोड्यूस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में डिस्टिलेशन, है ना। तो डिस्टिलेशन की बात करें तो अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्या है ये, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल मतलब एक ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, जो आपस में घुल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर, है ना। हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं दो ऐसे मिक्सचर को जो आपस में मिक्स हो चुके हैं, कैसे, बाय हीटिंग इट, है ना। क्योंकि जो दो मिक्सचर मिक्स हुए होंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले ही इवेपोरेट होकर ऊपर आएगा, एंड देन फिर हम उसको सेपरेट करके उसके वेपर को और उसको हम नेक्स्ट बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही डिस्टिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज। जब तक जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट आके वेपराइज ना हो जाए, है ना। द वेपर इज देन कूल, फिर उसी वेपर को कूल करते हैं टर्न, ताकि वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। इट अलाउज द रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो भी रिकवर हो जाता है ना, और द सेपरेशन ऑफ लिक्विड विद अ डिफरेंट बॉइलिंग
point by at least about 25 degree Celsius, है ना. This method can also be used to separate a liquid from a solution containing the dissolved salt, है ना. ये मेथड का यूज हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम कोई भी लिक्विड यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन से अगर हमें कोई लिक्विड सेपरेट करना है तो उसके लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि डिसॉल्व सॉल्यूट हो, है ना. तो अगर हम बात करें इसकी तो ये देखिए ये इसका सेटअप है ना. ये इसका सेटअप है, देखिए. तो यहाँ पर बर्नर लगा है, देन ट्राइपॉड स्टैंड, ये रहा बर्नर, पेन चेंज करते हैं फिर से. हाँ, ये रहा हमारा बर्नर, ये फिर उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड, देखिए वायर गेज, ये वायर गेज लगी है यहाँ पर. एंड इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, इसमें वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है. अब जो एसीटोन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ये आप इसको हीट करेंगे तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, है ना. तो ये यहाँ पर मिक्सचर लिया है वाटर एंड एसीटोन का, जैसे ही हमने इसको बॉयल करना स्टार्ट किया होगा ये क्या है, इवेपोरेट होकर ऊपर आएगा, है ना. एक थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पर मेजरिंग के लिए कि कितने डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुका है ना. तो हम क्या करेंगे, फिर बर्नल को उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखेंगे, है ना. और इसके बाद से क्या है, जब इवेपोरेशन होगा तो ये ऐसे इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से तो सील है तो ये इस साइड टर्न हो जाएगा, इवेपोरेटेड जो हमारा लिक्विड होगा वो वेपर फेज में जो होगा वो इस साइड हो जाएगा इवेपोरेट होकर, ठीक है. तो जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, आइस की क्यूब लगाई है, या फिर हम इसे कह सकते हैं वाटर कंडेंसर लगाया है ना. वाटर कंडेंसर लगाया हुआ है, मतलब कंटिन्यूसली वाटर का सप्लाई हो रहा है, इसकी जगह आइस क्यूब भी लगाई जाती है, ठीक है. तो इससे क्या होगा, अब जो वेपर फेज में जो आ रहा था ये वापस यहाँ पर इसको हीट टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम सेपरेट कर लेंगे अपने नेक्स्ट बीकर या नेक्स्ट कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है. तो ये प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, हमने दो मिसिबल लिक्विड्स को, यानी दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, है ना, उस लिक्विड को सेपरेट करने की कोशिश की है, ठीक है. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. देखिए यहाँ से वाटर का आउटलेट दे रखा है ना, आउटलेट दे रखा है, यहाँ से वाटर का इनलेट दे रखा है कि यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है इसके अंदर, और उसके बाद से ये पूरा घूमते हुए, है ना, पानी वापस यहाँ से वापस भी जा रहा है, ठीक है. इसके अलावा हम यहाँ पर आइस क्यूब्स का भी यूज कर सकते हैं. इसको क्या करने के लिए, इस क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ जो वेपर आ रहा है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कम करना है उसका. तो उसके लिए या तो आप, ठीक है. इसके बाद देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस vapors of the lowering boiling point, lower boiling liquid are passed through the condenser, है ना. इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें वेपर जो है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो यहाँ से आके कंडेंसर के थ्रू पास होना स्टार्ट होती है, ठीक है. एंड दे आर कूल्ड यूजुअली बाय सर्कुलेटिंग द वाटर और एयर, है ना, एंड कंडेंस्ड एज अ प्योर लिक्विड, ठीक है. तो ऐसे वाटर यहाँ पर और एयर सर्कुलेट हो रहा होता है और प्योर लिक्विड के फॉर्म में वो यहाँ पर कंडेंस हो जाता है, ठीक है. एंड फाइनली द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेटेड विजल, यहाँ पर एक विजल है, इसमें ये कलेक्ट हो जाता है सारा. तो इस तरीके से जो दोनों मिक्सचर हैं वो आपस में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन. अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, कौन सा मिक्सचर है, मिक्सचर किसका था, ये हमने लिया था जो एसीटोन और मिक्सचर सेपरेट किया जाता है किसके थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, क्योंकि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट है. देखिए एसीटोन की बात करें तो 56 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वहीं वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है ना. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसकी बॉइलिंग पॉइंट में, इसीलिए एसीटोन बहुत ही आसानी से इवेपोरेट आउट हो जाता है और हमें दूसरी जगह वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक. इसके बाद हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी की कटिंग है. अब पेट्रोलियम रिफाइनरी, है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी फिगर दे रखी है ये 5.14a, है ना, इज ए इंडस्ट्रियल यूनिट where the crude oil is processed to obtain the various useful पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना. एक ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है ना, जो जिसमें क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को डाल के उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं. जैसे देखिए कि इसमें यहाँ से क्रूड ऑयल को डाला गया है फर्नेस से पास होते हुए, जब ये इसके अंदर गया है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम गैस रिलीज हुई है जिससे एलपीजी सिलेंडर बनता है. एंड देन इसके बाद से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है वो क्या है, पेट्रोल है. पेट्रोल रिलीज हुआ है. देन इसके बाद से कैरोसिन रिलीज होना स्टार्ट हुआ. देन डीजल रिलीज होना स्टार्ट हुआ, है ना. फिर लिब्रिकेटिंग ऑयल,
फिर उसके बाद से बिटुमेन रिलीज हुआ फाइनली। जो बिल्कुल लास्ट का जो पार्ट था वो क्या था, वो बिटुमेन था। ठीक है, तो वही पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री जो होती है, इसमें क्रूड ऑयल को डाल के, क्रूड ऑयल को इसके अंदर डाला जाता है ना। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ से हम डिफरेंट सब्सटेंस को प्राप्त करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, kerosene, diesel, etc. Crude oil is extracting from the earth crust. कहाँ से मिलता है ये हमें? अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, and separated into these different fraction using the process fractional distillation, है ना। और इसको हम किस प्रोसेस से फ्रैक्शन अलग अलग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, है ना। तो इसमें होता क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर with relatively small differences less than 25 degree Celsius in their boiling point, है ना। तो gaseous fraction are filled in a steel container, जो गैस वाला है उसको स्टील कंटेनर में से फिल कर देते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक फ्यूल एज अ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। अभी हमने डिस्टिलेशन पढ़ा जहां पर हमने दो लिक्विड को सेपरेट किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम देखिए एक ही लिक्विड से हमने कितने सारे कंपोनेंट्स को कलेक्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी हमने इस क्लास में अपना सेपरेशन देख लिया, हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, इसमें हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा, हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा इसमें। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ एक्टिविटीज देखी थी जिसमें हम क्रिस्टल बना रहे थे। तो अब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये लेक्चर का जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये क्लियर होंगे। इफ अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना, मुझसे कि जो भी डाउट है मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के उस पर क्लियर करने की। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।